सूर्योदय से पहले ही नोटिस उसके दरवाजे पर ठोक दिया गया था, जो सूखे हवा में मौत की सजा की तरह फड़फड़ा रहा था। जब हरिराम अपने मिट्टी ईंट के घर से बाहर निकला तो वह जम गया। कागज लकड़ी के खिलाफ कांप रहा था, लाल स्याही से मुहर लगी थी, उन संख्याओं से भरा हुआ था जिन्हें वह पूरी तरह से नहीं पढ़ सकता था, लेकिन बहुत अच्छी तरह से समझता था। ठण, अतिदेय, अंतिम चेतावनी, भूमि अधिग्रहण। एक लंबे क्षण के लिए वह बस नंगे पैर खड़ा रहा। ठंडी धूल उसकी फटी एड़ी से चिपकी हुई थी। उसके पीछे घर के अंदर उसकी पत्नी चूल्हे में एक कमजोर लौ जलाने के लिए फूंक मार रही थी। उसकी बेटी अभी भी सो रही थी, एक हाथ उसके चेहरे पर था। उसका बेटा एक पतली चादर के नीचे कोने से खांस रहा था। सुबह हो गई थी, लेकिन उसमें कोई रोशनी नहीं थी। उसने धीरे धीरे नोटिस नीचे खींचा। उसकी पत्नी सीता ने उसके चेहरे को देखा और जान गई। वे फिर आए? उसने धीरे से पूछा। हरिराम ने सिर हिलाया। सीता फर्श को घूरने लगी। शायद हमें निचला खेत बेच देना चाहिए। बस कुछ कर्ज चुकाने के लिए हम बाकी पर जीवित रह सकते हैं। शब्दों ने उसे नोटिस से ज्यादा चोट पहुंचाई। जमीन बेच दें? वह खेत मिट्टी नहीं था, यह उसके पिता का पसीना था, उसकी मां की प्रार्थनाएं, वह जगह जहां उसने बैलों के पीछे चलना सीखा था, जहां उसने अपना पहला कुत्ता दफनाया था, जहां उसके बेटे ने मानसून के बाद टिड्डियों का पीछा किया था। मिट्टी की हर मेड़ यादें लिए हुए थी। उसने अपने खुरदरे हाथों में कागज मोड़ा। अगर मैं वह जमीन बेचता हूं, उसने कहा, आवाज धीमी और कांपती हुई, तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, मैं बस सांस ले रहा हूं। लेकिन गांव ने उसके बारे में पहले ही मन बना लिया था। 3 साल से बारिश नहीं हुई थी, पूरी तरह से नहीं, इतना नहीं कि इसे खबर पर आपदा कहा जा सके, लेकिन हरिराम जैसे लोगों को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त था। बीज बोए गए और खो गए, कुएं नीचे गिर गए, फसलें पतली, थकी हुई, शर्मिंदा होकर निकली। हर मौसम में उसने थोड़ा और उधार लिया, यह उम्मीद करते हुए कि अगला मौसम पिछले को ठीक कर देगा। इसके बजाय कर्ज के दांत उगाए। चाय की दुकान पर जब वह आता था तो आदमी बातें करना बंद कर देते थे। खाद की दुकान पर मालिक कहता था, अब केवल नकद। हरिराम, मेरे भी बच्चे हैं। बैंक में मैनेजर ने उसे कुर्सी तक नहीं दी। एक दोपहर हरिराम उस बैंक में अपने हाथ में पगड़ी लिए बैठा था, पसीना उसकी पीठ पर फिसल रहा था। मैनेजर ने अपने चश्मे को ठीक किया और फाइल पर नजर डाली। आपको व्यावहारिक होना चाहिए, उसने कहा। जमीन का एक टुकड़ा बेचो, जितना हो सके उतना भुगतान करो, फिर से छोटा शुरू करो। हरिराम ने मुश्किल से निगला, सर मुझे एक और सीजन दें। मैनेजर पीछे हट गया। आशा संपार्श्विक नहीं है। हरिराम का जबड़ा कस गया। जमीन रहेगी। मैनेजर ने सूखी हंसी दी। जिद्दीपन ही है कि गरीब आदमी गरीब ही रहते हैं। हरिराम जलते हुए कानों के साथ बाहर निकला, अपनी पीठ पर टिकी निगाहों को महसूस करते हुए। रात में नींद ने उससे मिलना बंद कर दिया। वह बिजली कटौती के दौरान बेकार तरीके से क्लिक करने वाले पंखे को सुनते हुए जागता रहता था। कमरे में हर सांस सुनता था। कभी कभी वह बाहर निकलता और बादलों के संकेतों के लिए आकाश को देखता, लेकिन आकाश खाली, क्रूर, अंतहीन दिखता था। उसने लोगों से छिपना शुरू कर दिया। फिर भी हर सुबह वह अभी भी खेत में जाता था। मिट्टी लंबी घावों में विभाजित हो गई थी। वह घुटनों के बल बैठा और अपनी हथेली में एक मुट्ठी भर धूल दबाई। यह समय की तरह उसकी उंगलियों से फिसल गया। फिर भी उसने जुताई की। फिर भी उसने टूटे हुए बांधों की मरम्मत की। फिर भी उसने नहर के रास्ते को साफ किया। हालांकि महीनों से उसमें से पानी नहीं आया था। उसका बेटा मुश्किल से 12 साल का एक दिन कड़ी धूप में उसका पीछा करता था। बाबा, लड़के ने पूछा, आप काम क्यों करते हैं जब यहां कुछ भी नहीं उगता? हरिराम ने मृत खेत की ओर देखा। 1 सेकंड के लिए
उसके पास कोई जवाब नहीं था। फिर उसने लड़के के हाथ में कुदाल रखी और कहा, क्योंकि पृथ्वी सुनती है, हमेशा जल्दी नहीं, लेकिन यह सुनती है। लड़के ने भौहें सिकोड़ी। क्या होगा अगर यह नहीं सुनती? हरिराम की आंखें क्षितिज की ओर चली गईं। तब भी यह जान जाएगा कि हमने इसे नहीं छोड़ा। दिन सजा की तरह खिंचते गए। सीता ने अपनी चूड़ियां बेची, फिर बकरी बेची, फिर अपनी शादी से पीतल का बर्तन बेचा। प्रत्येक नुकसान घर में चुप्पी की तरह प्रवेश करता था। एक शाम उसने रात का खाना परोसा, पतला दलिया, प्याज, नमक, और अब वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी। और कितना? उसने पूछा। आंसुओं से आग की रोशनी चमक रही थी। हमें उस मिट्टी की रक्षा के लिए और कितना खोना होगा जो हमें कुछ नहीं देती। हरिराम ने अपनी चम्मच रख दी। उसकी आवाज फट गई जब उसने जवाब दिया, इस भूमि ने मेरे पिता को खिलाया जब उनके पास मुझसे कम था। इसने हमें तब संभाला जब कोई और नहीं था। अगर मैं इसे बेचता हूं क्योंकि आकाश ने मुझे धोखा दिया, तो मैं अपने बच्चों को क्या सिखाऊं कि जड़ें कुछ नहीं है, कि कठिनाई हमारी आत्मा खरीद सकती है। सीता ने अपनी साड़ी के आंचल से अपना चेहरा पोंछा। वह क्रोधित, थकी हुई, डरी हुई थी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि उसके सामने बैठे व्यक्ति के पास केवल एक ही चीज बची है जो कर्ज ने नहीं ली थी, उसकी गरिमा। इसलिए उसने और कुछ नहीं कहा। बुआई की खिड़की आ गई। पड़ोसियों ने सिर हिलाया जब उन्होंने उसे एक पुराने दोस्त से उधार लिए गए पैसे से बीज खरीदते देखा, जिसे उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। पागलपन, एक आदमी ने बुदबुदाया। अंतिम संस्कार के बीज, दूसरे ने कहा। हरिराम ने उन्हें सुना। वह चलता रहा। उसने हर पंक्ति को सावधानी से बोया, हर मुट्ठी प्रार्थना की तरह डाली। सूरज की धूप पड़ी, कोई बादल नहीं आया। एक हफ्ता गुजर गया, फिर एक और। छोटे अंकुर कमजोर रूप से निकले और मौत की ओर झुक गए। साहूकार एक मोटर बाइक पर आया, आंगन में धूल उड़ाता हुआ। अंतिम अवसर, उसने कहा, अपनी जांघ पर नोटिस बुक थपथपाते हुए, अब बेचो, इससे पहले कि यह बेकार हो जाए। हरिराम दरवाजे में खड़ा था। भूख से कंधे खोखले थे, आंखों में नींद की कमी के घेरे थे। नहीं, साहूकार मुस्कुराया। अभिमान पेट नहीं भरता। हरिराम की आवाज अब शांत थी, अजीब तरह से शांत। शायद नहीं, लेकिन शर्म एक आदमी को तेजी से खाली कर देती है। आदमी ने थूका, मुड़ा और चला गया। उस रात गर्मी असहनीय थी, यहां तक कि कुत्ते भी शांत थे। हरिराम अकेले खेत में गया और टूटे हुए बांध के किनारे पर बैठ गया। उसके ऊपर आकाश काला और लोहे जैसा कठोर था। वह आगे झुका, कोहनी घुटनों पर, और अंततः खुद को टूटने दिया। उसने अपना चेहरा ढका और अंधेरे में फुसफुसाया, मैंने वह सब कुछ कर लिया है जो मैं जानता हूं। यदि मुझे हारना ही है तो मुझे लड़ने के बाद हारने दो, आत्मसमर्पण करने के बाद नहीं। एक हवा उठी। पहले तो यह सूखी घास में बेचैनी से हलचल थी, फिर एक गंध आई, गहरी, कच्ची, असंभव, गीली मिट्टी। हरिराम ने अपना सिर उठाया। दूर बिजली ने क्षितिज को सफेद रंग से सिल दिया। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ। दिल धड़क रहा था, विश्वास करने से डरता था। पहली बूंद उसके कंधे पर गिरी, फिर एक और, फिर 10, फिर आकाश खुल गया। बारिश इतनी अचानक उस पर गिरी कि उसने हांफते हुए सांस ली। उसने खेतों, बांधों, छतों, सड़कों पर प्रहार किया। धूल गायब हो गई। धरती ने एक मरते हुए आदमी की तरह पानी पिया। हरिराम एक बार हंसा, एक टूटी हुई आवाज, फिर कीचड़ में घुटनों के बल गिर गया। बाबा, उसके बेटे ने रास्ते से चिल्लाया, तूफान में नंगे पैर दौड़ते हुए। बाबा! सीता घर के पास खड़ी थी, साड़ी भीगी हुई थी, एक हाथ मुंह पर था, रो रही थी और एक साथ मुस्कुरा रही थी। सारी रात बारिश हुई, फिर 2 दिन बाद फिर बारिश हुई, और फिर अगले हफ्ते। खेत पहले रंग में बदला, फिर आत्मा में। हरियाली उस पर फैली, धीमी और फिर अचानक जंगली। पौधे लंबे खड़े थे, पत्तियां मोटी हो गईं।
जीवन जमीन से हठपूर्ण खुशी के साथ ऊपर उठा। हरिराम एक पुनर्जन्म व्यक्ति की तरह काम करता था। नहरें साफ करना, खरपतवार निकालना, रात में फसल की रखवाली करना। उसके शरीर में दर्द होता था, लेकिन अब हर दर्द का मतलब था। कटाई के समय अनाज सूरज के नीचे भारी और सुनहरा झुक गया। जब थ्रेशर खत्म हो गया और बोरियां बंध गईं, तो हरिराम ने अपना हाथ ढेर की हुई फसल पर रखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। वह बोला नहीं, उसे बोलने की जरूरत नहीं थी। हफ्तों बाद वह फिर से बैंक में गया। वही प्रबंधक ऊपर देखा, आश्चर्यचकित था। जब हरिराम ने मेज पर भुगतान रखा, एक बंडल, फिर दूसरा, फिर दूसरा, सब कुछ नहीं, लेकिन संदेह को शांत करने के लिए पर्याप्त। प्रबंधक ने अपना गला साफ किया। लगता है मौसम अच्छा रहा। हरिराम हल्का सा मुस्कुराया। नहीं साहब, मौसम देर से आया, मैं रुका रहा। शाम को जब वह घर लौटा, तो उसका बेटा डूबते सूरज की रोशनी में चमकते हुए खेत में उसके बगल में दौड़ा। बाबा, लड़के ने कहा। धरती ने सुना। हरिराम ने उस भूमि की ओर देखा जिसे छोड़ने से उसने इनकार कर दिया था। वह भूमि जिसने उसकी परीक्षा ली थी, उसे छीन लिया था और फिर जवाब दिया। हाँ, उसने धीरे से कहा, यह हमेशा करता है। और जैसे ही हवा खड़ी फसल से गुजरी, जैसे हजारों फुसफुसाते आशीर्वाद, हरिराम ने डर से मजबूत, क्षण से गहरा, एक मौसम के दर्द से बड़ा कुछ समझा। जीतने वाले लोग हमेशा सबसे मजबूत नहीं होते हैं। कभी कभी वे होते हैं जो बारिश आने से पहले जाने से इनकार करते हैं।